तो इसमें चल रहा था एस ब्लॉक तत्व। तो हमने आपको बता दिया था जो तत्व हैं तुम्हें क्लासिफाइड किया गया है, ये जो तत्व हैं इनको 4 ब्लॉक में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एस ब्लॉक, एक दूसरा होता है जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, और एक डी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्व। इसी प्रकार से एक और होता है जिसको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखना, जो डी ब्लॉक तत्व होता है इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं, और इनको अंतः संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण धातुएं कहते हैं। तो ये संक्रमण तत्व होते हैं और इसको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व ये होते हैं। ये जो एफ ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्वों को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक को आप कहते हो 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। ये जो 4F सीरीज होती है इसको लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनाइड। और ये जो F5F सीरीज होती है इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये एक्टिनाइड कहलाते हैं, ये लेंथेनाइड कहलाते हैं और ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक है ना, ये एस ब्लॉक हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो एस ब्लॉक तत्व में 2 वर्ग आते हैं, एक को हम कहते हैं प्रथम या वर्ग 1 और 2, इसको फर्स्ट ए भी कहते हैं। जब आपकी पीरियोडिक टेबल का हुआ तो उसका जो आपका जो मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी थी, मूल आवर्त सारणी के बाद में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई। तो ये जो मूल आवर्त सारणी और आधुनिक, इसमें क्या कहा गया, इसको बांटा गया था फर्स्ट ए, है ना, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरीके से इनको बांटा गया था। लेकिन बाद में जब IUPAC सिस्टम विकसित हुआ तो IUPAC सिस्टम में ये जो फर्स्ट ए, सेकंड ए है इन सबको हटा करके सीधे क्रम दे दिया गया उसको, 1 से लगा करके 18 तक। तो अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं सेकंड ए, ये सेकंड ए सीरीज होती है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें याद रखना कि ये इसमें जो आवर्त होते हैं, आवर्त की जो संख्या होती है और जो वर्ग होते हैं इनकी जो संख्या होती है ये 18 होती है। ठीक है, तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं और जो वर्ग होते हैं वो आपके 18 होते हैं। में आ गई, ये एक लेसन आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो उस लेसन में भी ये सारी चीजें बताई गई हैं कि इनका वर्गीकरण कैसे शुरुआत हुई इनकी। तो सबसे पहले डाबेराइनर के त्रिक से इसकी स्टार्टिंग होती है और आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कहते हैं, या फिर इसी को मोजले की भी सारणी कहते हैं। तो
यहाँ पर इसका अंत होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है इस आवर्त वर्गीकरण में। तो इतनी बात बताओ, समझ में आ गई भाई? कितने तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा जाता है? तो चार। एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं कहते हैं और एफ ब्लॉक तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें दो सीरीज होती हैं, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज। जब आप आवर्त सारणी देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो सबसे नीचे ये स्थित होते हैं, हाँ, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो इसमें ये जो फर्स्ट ए होता है, वर्ग फर्स्ट ए, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एच के बाद एल आई होता है, लिथियम। ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। उसके बाद सोडियम होता है, एन ए। सोडियम के बाद आपका आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद रुबिडियम। रुबिडियम के बाद आता है सीजियम और उसके बाद आता है फ्रेंशियम, एफ आर। ठीक। अच्छा, इसमें देखो, ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो, ठीक है, हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है। कुछ इसको वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको फर्स्ट ए में रखा जाना चाहिए और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी तर्क है कि इसको हाइड्रोजन के साथ वर्ग 17 में स्थान दिया जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो आपकी निश्चित नहीं है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्यों कहते हैं कि इसको यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये जो आपका लिथियम से लगा करके और ये जो फ्रेंशियम तक होता है, ये धातुएं होती हैं। ये सभी आपके क्या हैं? धातुएं हैं। लेकिन ये आपका जो हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है? अधातु होता है। ये आपका अधातु होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट ए जो ग्रुप है, फर्स्ट ए जो वर्ग है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, तब तो आप इनका पूरा जिक्र करेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये सभी धातुएं हैं और धातुएं हैं, इनको एक नाम दे दिया जाता है। इन सभी को कहा जाता है क्षार धातुएं, है ना। ये कौन सी धातुएं हैं? तो इनको क्षार धातुएं कहा जाता है, एल्काली में कहा जाता है। तो अगर पूछे कि क्षार हैं, तब आप ये बताएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन आपका धातु नहीं है। ये कैसा है? ये अधातु है और दूसरी चीज, इसकी स्थिति भी निश्चित नहीं है। तो बाकी की जो ये है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुएं क्यों कहते हैं? तो इसका भी रीजन है। तो ये जो आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है, ये धातुएं जल के साथ में रिएक्शन करती हैं। जैसे अगर हम ले लें ये 2Na और इसकी रिएक्शन हम करा दें H2O से, 2H2O, तो जब इसकी जल की रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पर आप ये देखोगे कि ये बन जाएगा आपका 2OH। ठीक है। और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या बन जाता है? ये क्षार बन जाता है। ठीक है। ये NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? ये एक क्षार होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। ये बात इतनी समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब यहाँ से एक और है कि
इनका जिक्र करेंगे और इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, होता है कि आप जानते हैं कि ये जो वर्ग बनाए गए हैं, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ये जो वर्ग बनाए हैं, तो इन वर्गों के सभी तत्व एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिस प्रकार के गुण लिथियम प्रदर्शित करता है, जिसके जिसके साथ लिथियम रिएक्शन करता है, वैसे ही गुण ये सभी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सभी वैसे ही गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जिसके साथ लिथियम रिएक्शन करेगा उनके साथ ये सभी भी रिएक्शन करेंगे। लेकिन एक को जब तुलना करते हैं तो हम एक को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? तो ये जो आपका फ्रेंशियम होता है, ये जो फ्रेंशियम होता है, तुलना करने में इसका जिक्र नहीं किया जाता है या इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, हम ये लिख लेंगे, यह अपने वर्ग में उपस्थित, या अपने वर्ग में उपस्थित अन्य अन्य तत्व से तुलनात्मक प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं कर? तो इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है कि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। यह एक फ्रेंशियम, यह कैसा है? यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं कि ऐसे तत्व जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं किसी दूसरे नाभिक में। मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये स्वतः ही इनका नाभिक, हाँ, ये जो फ्रेंशियम है, फ्रेंशियम, ये जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, वो क्या करते हैं, स्वतः ही, इनका एक निश्चित समय अवधि होती है, उस समय में ये स्वतः ही अपनी निश्चित या अपनी प्रारंभिक मात्रा का विघटन कर देते हैं और किसी दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये फ्रेंशियम है, इसका एक समय होता है, अर्ध आयुकाल इसका होता है 21 दिन का होता है, 21 मिनट का होता है, दिन में 21 मिनट का होता है इसका अर्ध आयुकाल। यहीं पे नोट करते हैं, इसका अर्ध आयु काल 21 मिनट का होता है, या 21 मिनट होता है। तो इसका जो अर्ध आयु काल है वो 21 मिनट होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर 21 मिनट तक इसको रख देते हैं फ्रेंशियम को, तो ये स्वतः ही किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जैसे ही वैसे ही रहेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये जो फ्रेंशियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण ये क्या होता है कि ये स्वतः ही किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है कितने समय में? 21 मिनट में। तो यह 21 मिनट में अगर आप 1 ग्राम फ्रेंशियम लेंगे, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि 21 मिनट बाद ये आधा ग्राम ही फ्रेंशियम आपके पास बचेगा। ये अपनी आधी मात्रा का विघटन कर देता है किसी दूसरे तत्व में। तो जिस समय में
कोई भी तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह उस रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल कहलाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी हम इनका अध्ययन करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका तो हम एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंशियम को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो फ्रेंशियम को इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह एक कैसा है, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसके कारण ये कई गुणों में इनसे भिन्नता भी प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ा गुण तो यही हो गया कि ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जबकि जो वर्ग में उपस्थित अन्य तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो पहला तो यही इसकी भिन्नता हो गई। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। क्षार धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि जल के साथ में ये रिएक्शन करते हैं और जल के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्षार, मतलब क्षार धातुएं या एल्काली मेटल्स कहते हैं। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो, आप लोगों में कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखना। पूछ लेगा कि इनमें से कौन क्षार धातु नहीं है, ठीक है। कौन क्षार धातु नहीं है? तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे आपके पास। जैसे यहाँ पर दे दिया, लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, ठीक है, पोटेशियम दे दिया, ठीक। और एक यहाँ पर दे देगा, जैसे मैग्नीशियम दे दिया, है ना। और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा क्षार धातु नहीं है। तो इनमें से कौन सा क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम नहीं है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी कहाँ है, इसमें उपस्थित है। ये लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बदल देता है। जैसे कह देगा इनमें से कौन क्षार धातु और नहीं की जगह क्या कर दे, कह दे है, ठीक है। यहाँ कह दे कि है, तब यहाँ पे ऑप्शन बदल देगा, आपके पास दे देगा। जैसे यहाँ पर दे दे, मान लो कह दे Fe, है ना, और यहाँ पर एक सोडियम दे दे, और यहाँ पर एक आपका दे देगा जैसे बेरिलियम दे दे, है ना, और कह दे कौन सा क्षार धातु है, तब कौन सा हो जाएगा? सोडियम। हाँ, सोडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये क्षार धातु है, बाकी ये क्षार धातुएं नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ें। सर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, हाँ, हाइड्रोजन भी दे सकता है। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही धातु की बात करें तो हम हाइड्रोजन को तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा जी। कैसा होता है, अधातु होता है। अधात तो है हाइड्रोजन जी। भी दे सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो क्षार धातु नहीं है। वो फर्स्ट ए में, मतलब फर्स्ट ए वर्ग में उसको लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। इसलिए जब हम एस ब्लॉक की गणना करते हैं या एस ब्लॉक का अध्ययन करते हैं तो हाइड्रोजन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है और वो एक अधातु है, इसलिए ये क्षार धातुओं के साथ में नहीं आएगा। लिखा जरूर है लेकिन वो क्षार धातु में शामिल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ इतने को ही हाईलाइट किया है। यही क्षार धातुएं हैं, जी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है।
ये भी आपसे पूछ सकता है कि फ्रेंसियम फ्रेसियम का अर्धायु काल कितना होता है, तो अर्धायु काल इसका 21 मिनट होता है। इनका नाम लिख लेते हैं। देखो ये तो हो गया हाइड्रोजन, ये लिथियम हो गया, ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका पोटेशियम हो गया, ये आपका रुबिडियम हो गया, ये आपका सीजियम हो गया, और ये आपका फ्रेंसियम हो गया। ये आपका फ्रेंसियम हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, हम देख लेते हैं। जैसे प्रतीक एक होता है, प्रतीक किसका प्रतीक, तो तत्वों का, है ना, तत्व का प्रतीक। तो तत्व का जो प्रतीक होता है वो या तो आपका ये एक अक्षर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, या तो ये आपका एक अक्षर से डिनोट किया जाएगा, और या तो ये दो अक्षर से डिनोट किया जाता है, दो अक्षर से डिनोट किया जाता है। एक अक्षर वाला, जैसे अगर हम इसमें एक अक्षर की बात करें तो आपका जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, और ये पोटेशियम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो इसके अतिरिक्त हम कोई और मान लें, जैसे आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपके कैसे होते हैं, ये एक अक्षर से डिनोट किए जाते हैं, ये एक, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज ये याद रखना आपको कि ये जो एक अक्षर से डिनोट किए जाते हैं ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होता है। जैसे कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ये लिखा है ये हाइड्रोजन है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है H2O, ये क्या लिखा है H2O, मतलब यहाँ पर जो H है वो भी कैपिटल लेटर में होगा, जो ऑक्सीजन है वो भी कैपिटल लेटर में होगा। ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, सिंगल लेटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन सिंगल लेटर में ये डिनोट किया जाता है, तो इसलिए ये कैपिटल रहेगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं वो H2O, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये गलत होगा, है ना। तो ये H2O इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी चीज, जैसे जो दो अक्षर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख रहे हैं कि ये जो पहला वर्ण आता है, जो पहला अक्षर आता है वो कैपिटल होता है, और जो दूसरा अक्षर होता है वो आपका कैसा होता है, तो वो आपका होता है स्मॉल लेटर। जैसे लिथियम का L जो होगा वो आपका कैसा होगा, वो आपका होगा कैपिटल, और जो I होगा वो आपका स्मॉल लेटर होगा। इसी प्रकार से सोडियम का जब हम करेंगे तो N जो होगा वो कैपिटल लेटर में, और जो आपका A होगा स्मॉल लेटर में। रुबिडियम में R कैपिटल होगा, और B जो है ये आपका कैसा होगा, तो ये आपका स्मॉल होगा। कभी कभी ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे Cl रिप्रेजेंट किया जाता है, ये Cl, तो ये C कैसा होता है, ये कैपिटल होता है C, और L ये क्या होगा, स्मॉल होगा, ये क्या होता है, क्लोरीन होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये C लिखेंगे और ये L लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये समझ गए भाई। तो वे तत्व जिनको हम एक अक्षर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, और जिनका प्रतीक दो लेटर का होता है उनको पहला जो लेटर होगा वो अंग्रेजी का बड़ा वर्णमाला का होगा, कैपिटल लेटर होगा, और दूसरा अंग्रेजी का लेटर होगा, जैसे ये आपके हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, उसको जरा ध्यान दो। बहुत लॉजिक का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन पूछ लिया जाता है तो गलती हो जाती है। ये जो आपके प्रतीक होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं
ये या तो आपके मतलब या तो ये अंग्रेजी में होगा, या तो ये अंग्रेजी भाषा में होगा, और या तो ये आपका कैसा होगा, लैटिन भाषा में। या तो ये लैटिन भाषा में होगा, लैटिन भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा और लैटिन भाषा, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने कहा हमको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को इस प्रकार से कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन का अंग्रेजी का एक अक्षर ले लिया गया, क्या ले लिया गया, एच। तो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया ऐसे। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन कहें, तो ऑक्सीजन में ये क्या आ रहा है, ओ आ रहा है पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा एन। ठीक है, हाइड्रोजन में एच आ रहा है, तो इसका प्रतीक क्या हो गया, एच हो गया। ठीक, लेकिन अब ये बताओ, यहाँ पर हम कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ये सोडियम है, क्या कह रहे हैं, सोडियम। तो सोडियम में क्या आ रहा है, सोडियम, ये सोडियम है, और सोडियम हम प्रतीक हमारा होना क्या चाहिए था, एस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रतीक तो कुछ और आ रहा है, ये तो गलत है। इसका प्रतीक क्या आ रहा है, एन ए आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये एन ए क्या है, ठीक। तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि एस, आप जानते हैं कि एस का पहले से ही रिप्रेजेंटेशन है, पहले ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस किसको, सल्फर को, रिप्रेजेंट कर रहा है एस। ठीक है, इसलिए सोडियम, सोडियम को हम एस से, तो फिर समस्या किससे डिनोट करें, तो फिर हमने एक लेटिन, ठीक है, सोडियम को लेटिन में क्या कहते हैं, लेटिन भाषा जो होता है इसको कहते हैं नेट्रियम। ठीक है, सोडियम को लेटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो नेट्रियम कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रतीक है वो क्या ले लिया गया, एन ए ले लिया गया, क्या ले लिया गया, एन ए ले लिया गया। तो ये जो एन ए है, ठीक है, ये कौन सी भाषा का है, तो ये लेटिन भाषा का है, लेटिन, है ना, ये लेटिन शब्द है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये या तो अंग्रेजी, या तो अंग्रेजी भाषा का हो सकता है ये प्रतीक, और या तो किस में होगा, लेटिन भाषा। तो लेटिन भाषा में जैसे आपका हो गया, जैसे सोडियम एन ए हो गया, है ना, ये हो गया, इसके साथ एक एफ ई, है ना, एफ सी। एफ सी क्या होता है भाई, एफ सी होता है आयरन, एफ सी क्या होता है, आयरन होता है, आई आर ओ एन, है ना। लेकिन ये जो आयरन होता है, आयरन अगर देखा जाए तो इसको आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन आई क्या हो जाता है, तो आई आपका ये पहले ही हो जाता है आयोडीन का, ये किसका हो जाता है, ये आयोडीन का हो जाता है। इसलिए हम आई आयरन के लिए तो लिख नहीं सकते, तो आई इसके लिए क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। क्यों, क्योंकि लेटिन भाषा में इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आयरन को क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं, और इसलिए इसका जो प्रतीक है वो क्या ले लिया गया, एफ ले लिया गया। तो ये भी आपका किसका है, ये लेटिन शब्द है, ये लेटिन शब्द है। बताओ, ये समझ में आ गया इतना? जी सर। गगन समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो अंग्रेजी भाषा का या तो हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, लेटिन भाषा का हो सकता है। ठीक है, कैसे पहचानोगे, और देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं भाई, वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि लैटिन भाषा का प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक,
जैसे एच दे देगा, एफ ई दे देगा, एन दे देगा, ओ दे देगा। ठीक है, तो कौन इसमें लैटिन भाषा का होगा? सर जी एफ ई। आयरन। हाँ, वेरी गुड, एफ ई हो जाएगा यहाँ पर। तो अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में हम लिखते हैं ये सोडियम। लेकिन जब आप देखो कि यार सोडियम का प्रतीक क्या आ रहा है? Na आ रहा है, मतलब इससे इसका कोई भी मेल नहीं हो रहा। Na का इस सोडियम से कोई भी मेल नहीं हो रहा है। तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये Na कैसा हो जाएगा? Na आपका लैटिन भाषा का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? Fe लिखा है। तो Fe होता क्या है? तो आप तुरंत कहेंगे ये आयरन होता है। ये क्या होता है? आयरन। लेकिन आप देखेंगे कि आयरन, भाई ये क्या है? आयरन है। और आयरन में तो कोई कहीं पर भी आपका ना तो एफ आ रहा है और ना ही ई आ रहा है, ना ही एफ आ रहा है और ना ही ई आ रहा है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब कि ये जो एफ प्रतीक है वो इस आयरन से नहीं बल्कि इसका जो लैटिन शब्द है उस लैटिन शब्द से लिया गया। वो चाहे जो कुछ हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है। तो आप तुरंत ऐसे मिला सकते हो कि आयरन में कहीं पर भी ना तो एफ का जिक्र है ना ही ई का जिक्र है। तो एफ जो हो जाएगा ये किसका है? कहते तो हम आयरन को ही हैं, इसलिए ये किसका हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं लैटिन का शब्द होगा जिससे ये क्या आया होगा? Fe आया होगा। समझ में आ गया ये? जी सर। जी सर। अच्छा, ठीक। अब देखते हैं इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक के लिए हम आपको एक मैजिक नंबर बताते हैं। इसको मैजिक नंबर ही कहते हैं, वो आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में इसको मैजिक नंबर कहते हैं। मैजिक नंबर ये क्या होता है? तो ये होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये होता है 2, 8, 18, 18 और 32। इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इससे आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? तो हम ये तो जानते हैं कि इसका एक होता है, इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। कोई भी अगर तत्व होता है, जैसे मान लीजिए ये तत्व है, तो परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पर, है ना? यहाँ पे डिनोट किया जाता है ये Z, और ये आपका A होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये परमाणु क्रमांक है हमारा, एटॉमिक नंबर है। और ये जो आपका ऊपर जो लिखा जाता है ये आपका क्या हो जाता है? तो इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को डिनोट करता है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक उसका हो जाएगा। लेकिन ये जो द्रव्यमान संख्या होता है इसमें दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन प्रोटॉन कर दें, जोड़ दें उनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। और केवल जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं। जैसे हम कहें ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर भी 1 लिखा है। या हम कहें ये सोडियम है, यहाँ पर आपका 11 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है? 23। तो आप कहेंगे कि ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है आपके? तो ये आपके हैं परमाणु क्रमांक। ये आपके परमाणु क्रमांक हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। लेकिन अगर ये जो ऊपर लिखे हैं ये, तो ये पूछ लिया जाए ये क्या है आपके? तो ये आपके क्या है? तो ये है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 और सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23। ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब देखो अगला इसके नीचे क्या है? लिथियम है। तो लिथियम का हम कैसे निकालेंगे? तो लिथियम का निकालने के लिए इसमें सबसे पहला मैजिक नंबर क्या है? 2। तो इसमें आप क्या करो? 2 ऐड कर दो। इसमें कितना ऐड कर देंगे हम? 2 ऐड कर देंगे।
तो इसमें जब एक में 2 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 3। 2 जोड़ दिए। अब इसमें कितना जोड़ना है, अगली मैजिक नंबर क्या है, अगला मैजिक नंबर 8 है। मतलब इसमें कितना जोड़ देना, 8। तो 8 3 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11। तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सोडियम का हो जाएगा 11। ठीक है, इसी प्रकार से ये अगला फिर कितना है, अगला फिर आपका 8 है। तो अगला फिर 8, 11 में 8 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 हो गया। अब कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो इसमें 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 37। तो रूबिडियम का परमाणु क्रमांक अगर पूछे तो 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 18 हो गया, तो इसमें एक 18 और जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 55। तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सीजियम का कितना हो जाएगा, 55। अब कितना जोड़ना है, तो भाई अब 32 जोड़ना है। ठीक है, तो जब इसमें 32 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 87। ठीक है, तो फ्रेंशियम का अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, परमाणु है। ठीक, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ से आपको ये 8, 18, 18 और 32। ठीक, पहले वाले में कितना जोड़ देना है, नंबर जोड़ दो। पहले वाले में पहला वाला नंबर जोड़ दो, 2। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाले में कितना जोड़ना है, अगले वाले में 8 जोड़ देना है तो ये 11 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ना है, 19 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ना है तो आपका 37 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ देंगे तो आपका 55 हो जाएगा। उसके बाद फिर 32 जोड़ देंगे तो ये 87 हो जाएगा। तो ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। समझ में आ गया भाई? यस जी। सर। ठीक है, इसके अनुसार ले लो, फिर आगे बढ़ें। तो अब देखो, ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। लेकिन अगर आपको तत्व ही ना याद रहे कि आखिर फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, तो इनके लिए आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि जैसे इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई आपका नेता आ जाता है, आपकी विधानसभा से इलेक्शन जीत जाता है। और उसके बाद जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक वो घर घर घूमेगा आपके, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो जाएंगे वैसे ही गायब हो जाएगा, फिर उसके दर्शन भी। तो इसी पर एक ट्रिक है, वो आप देखेंगे। जैसे थोड़ा सा और इसको मिटाना पड़ेगा, या मिटा ही देते हैं ये देखा। ये याद रखेंगे, हलीना कपूर, रायबरेली, रायबरेली से। ठीक है, हलीना कपूर रायबरेली से फरार। तो देखो, एच, हा, हा मतलब क्या होता है, एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ली, ली का मतलब क्या हो गया, एल आई। और ना का मतलब क्या हो गया, एन ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हलीना, है ना, एन है। कपूर से आप याद रखेंगे के फॉर कपूर, है ना। बरेली, तो इसके लिए आर बी, है ना, ये लिख लो, राय बरेली से। सी एस एस। और फरार, फरार क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इस प्रकार आपको याद हो जाएगा, हलीना कपूर रायबरेली से फरार। ये हो जाएगा एच, हा के लिए एच होता है, ली के लिए एल आई हो जाएगा, ना के लिए एन ए, कपूर के हो जाएगा, रायबरेली आर बी हो जाएगा,
और ये जो आपका से है उसके लिए CS हो जाएगा, और आपका ये जो FR फरार है वो FR हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व आपके हो गए। ठीक है, HLINAKRBCSFR, HLINAKRBCSFR। एक दो बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा ये। बोलो भाई, जाएगा? जी समझ में आ गया। जी सर। अच्छा, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे कल देखेंगे कि आखिर इनको क्यों एस ब्लॉक तत्व में रखा गया। तो इनका जो मुख्य कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कल हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कैसे होता है और क्या इसमें समानता पाई जाती है कि इन सभी को एस ब्लॉक में ही रखा गया है।